ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा दूसरा लेक्चर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फोटोन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, shall we start? Yes, sir. All the Josh! All the Josh! Right. So let's start. तो इस टॉपिक में we are going to study about the radiation pressure. मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है ऐसा, इस सरफेस पे जब रेडिएशन यानी कि फोटॉन जब इस सरफेस पे गिर रहे हैं तो इस सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय द रेडिएशन वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हमें पता करना है। उसका एक्सप्रेशन क्या है देखेंगे अब। ठीक है, सो जो भी रेडिएशन रहेगा, जैसा कि प्रेशर इज नथिंग बट व्हाट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया मींस यहां पर ये रेडिएशन, ये है हमारे पास सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पे रेडिएशन आ रहा है और इस रेडिएशन की वजह से जो प्रेशर इस सरफेस पे आएगा इट इज गोइंग टू बी I अपॉन C टू 2 माइनस रो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑन दी सरफेस ड्यू टू रेडिएशन। अब इसके अंदर ये जो I है, ये I है इंटेंसिटी। I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये रेडिएशन कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो गया, जैसा कि अब्जॉर्प्शन हर मटेरियल अलग अलग तरह का होगा। कुछ ऐसे मटेरियल रहेंगे जिसका रेडिएशन उसके ऊपर गिरने के बाद वो रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ मटेरियल, कुछ सरफेसेस ऐसे रहेंगे जो रेडिएशन उसके ऊपर गिरने के बाद उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन और इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग केसेस है। दैट्स व्हाई रेडिएशन प्रेशर भी दोनों के लिए अलग अलग आएगा। सो इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, अगर आपको ये जो है यहाँ का रो इज द कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। क्या है ये? कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। इस कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन का वैल्यू जब 1 होगा, इसका ये मतलब है कि ये 100% रेडिएशन क्या होगा, उस सरफेस में अब्जॉर्ब हो गया। 100% जब अब्जॉर्प्शन होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड इन दैट केस द फॉर्मूला बिकम्स P इज इक्वल्स टू I बाई C, और ये 2 माइनस 1 इट विल बी 1, सो इट विल बी सिंपली I बाई C। ये कब होगा? इन केस ऑफ 100% अब्जॉर्प्शन। अब व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए एक्सप्रेशन है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल्स टू I अपॉन C 1 प्लस सिग्मा। ये रो था और ये सिग्मा है। हियर द सिग्मा इज द कोएफिशिएंट ऑफ, या सिग्मा क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जाहिर सी बात है, यू कैन फील कि अगर 100% रिफ्लेक्शन होगा तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट विल बी 1। इन केस ऑफ 100% रिफ्लेक्शन सिग्मा वैल्यू विल बी 1। ये कब होगा? जब 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला विल बी 2I बाई C। 2I बाई C। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2I बाई C। देखो, जब खाली इंसिडेंट होगा तो I बाई C लग के फिर जब रिटर्न आएगा तब डबल इंपैक्ट होता, तो वापस आते होगा, इसीलिए इसका वैल्यू डबल रहेगा। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन 2I बाई C एंड इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन जस्ट I बाई C। आप फर्स्ट ईयर में आप देखे थे होंगे, ऐसा सरफेस रहता था, चेंज इन मोमेंटम हम निकालते थे डेल्टा P। अगर
p मोमेंटम से कोई बॉडी किसी वॉल पे गिरी तो उसका चेंज इन मोमेंटम p ले लेंगे मोमेंटम, मान लीजिए इसका मास m है एंड इट इज मूविंग विथ v वेलोसिटी, तो ये खाली अगर लग जा रहा, अब्सॉर्ब हो जाता, इन दैट केस वी विल राइट इट एज mv एज चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अगर किसी सरफेस पे बॉडी लग भी रही एंड रिफ्लेक्ट भी हो रही, इन दैट केस चेंज इन मोमेंटम हम क्या लिखते थे, 2mv लिखते थे, सेम लाइक दैट। यहाँ चेंज इन इंपल्स बोलो या चेंज इन मोमेंटम बोलो, यहाँ पर ये क्या है, अभी प्रेशर है। क्या है ये, प्रेशर है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को और एक फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि we have intensity can be written as pressure is equals to intensity can be written as, intensity का फॉर्मूला क्या है, intensity is equals to intensity is power। अब ये P for power, P for pressure कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पावर पूरा लिख रहा हूं, पावर अपॉन एरिया है। तो इसको ओपन करें तो एन ई अपॉन ए टी, ठीक है। तो इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज एन ई अपॉन ए टी, और यहां पर हमारे पास सी भी है, ठीक है। तो ये ए को इधर भेज दे तो प्रेशर है यहाँ पर, this is also you can use this expression also you can use for calculating, लेकिन यहाँ का P प्रेशर नहीं है, बल्कि P पावर नहीं है बल्कि प्रेशर है, ठीक है, राइट। Here also similarly you can put the value of intensity, ठीक है, right। Now the next thing that we are going to study about photoelectric effect. Before going to that, let me see if right now अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट was explained by अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखिए जब किसी मेटल सरफेस पर, ये एक मेटल सरफेस है, क्या ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में जब रेडिएशन फॉल होगा, ऐसा इसमें रेडिएशन, और इस रेडिएशन के साथ क्या आती है, एनर्जी। उस एनर्जी की वजह से ये एनर्जी आई, ये एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मटेरियल का, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन क्या सो इस मटेरियल से बाहर आ जाता, इजेक्ट हो जाता ड्यू टू दैट रेडिएशन। The ejection of the material from the metal surface when the light of suitable wavelength fall on it is called photoelectric effect, ठीक है भाई, राइट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया, लेकिन हर मटेरियल और हर कोई लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शो नहीं करेगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है, कोई भी वेवलेंथ आकर फोटोन को नहीं निकालेगा, कुछ एक सूटेबल अमाउंट का वेवलेंथ ही चाहिए जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस मटेरियल से। अब वो क्या सूटेबल वेवलेंथ है वो देखेंगे, जैसा कि इस इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से बाहर निकालने के लिए वी मस्ट रिक्वायर सम एनर्जी, एनर्जी के बगैर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो एनर्जी निकालना है, तो यहां पर अगर मैं मान लो एक फोटोन आया यहां से, इस फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी में कुछ दिया, लाइक लेट दैट एनर्जी बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत है, वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बाहर आने के लिए जरूरत है। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट का एनर्जी जब यहां पर आएगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो मिनिमम कितना चाहिए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसको 1.5 दो या 1.9 दो या 1.8 दो तो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से बाहर नहीं आएगा।
कुछ मटेरियल का ये एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का वैल्यू ज्यादा होता है, कुछ मटेरियल्स का वैल्यू कम होता है। सो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू आता है। तो ये फिनोमेना हम मोस्टली सोलर पैनल्स में देखते। तो सोलर पैनल में क्या होता, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी आर कन्वर्टिंग। सोलर पैनल जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स में लगाया रहता, क्या करता, वो लाइट एनर्जी लेता एंड इट विल कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता। ठीक है, तो उस सोलर पैनल में आप देखे होंगे, कभी अगर देखे कोई, तो उसमें पतले पतले स्ट्रिप्स रहते मेटल के। वो स्ट्रिप ही ये जिसको मैं अब यहाँ पर मेटालिक सरफेस बोल रहा हूँ, वो स्ट्रिप उसी का काम करती है वहां पर। और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते, ये चार्जेस निकलते, ये चार्ज हम स्टोर करते हैं। ये चार्ज स्टोर करने के बाद जरूरत के हिसाब से बल्ब जलाना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी को। ठीक है, अब यहां एक बात, जितना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि ये जो लाइट है पार्टिकल है। क्या लाइट इज शोइंग पार्टिकल नेचर। वो इसलिए पार्टिकल नेचर क्यों शो कर रहा है इसमें, आइंस्टीन बोला कि अगर लाइट वेव होती, एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि जब एक फोटोन मेटल शीट पे गिर रहा है तो इट इज एबल टू टेक आउट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन जाके सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा, एक फोटोन जाके सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा। तो अगर लाइट वेव होती, तो वेव एक सिंगल पॉइंट पे पूरी एनर्जी नहीं रखती। वेव होती तो वो एनर्जी थ्रू आउट द वेव फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होकर रहती। तो जब वो मटेरियल पे गिरता तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे वो एनर्जी फॉल होगी, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे वो एनर्जी फॉल होगी तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आना जरूरी नहीं रहता था, ज्यादा भी आ सकते थे। लेकिन एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल रहा है, इसका क्या मतलब है, लाइट हैज वेव नेचर बोल के यहां पर। तो इसका लाइट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी, लाइट हैज डुअल नेचर। बट इस सिचुएशन में फॉर जब हमारे सामने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स आएंगे तो लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल। सो दैट्स व्हाई एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाला। और ये फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। स्पॉन्टेनियस फिनोमेना यानी कि ऐसा डालते जिधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसा लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर, अराउंड 10 टू द पावर -8 या 10 टू द पावर -9 टाइम में वो इलेक्ट्रॉन क्या उस मेटल सरफेस से बाहर आ जाता। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर, अब मैं बोला हर एक मेटल के लिए अलग अलग मिनिमम अमाउंट का एनर्जी चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन आता, उस चीज को डिफाइन किया गया, उसे बोले वर्क फंक्शन। क्या बोले उसे, वर्क फंक्शन। जैसा कि लाइट की एनर्जी, रेड लाइट है, येलो है और ब्लू है। सो लाइट की एनर्जी एज वेवलेंथ बढ़ेगा तो लाइट की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, दैट इंप्लाइज उसकी एनर्जी कम है। सो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल है पोटेशियम, एंड इसका वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर आ जाए, कम से कम एनर्जी। ठीक है, अगर ज्यादा देंगे एनर्जी तो क्या होगा, विल कम टू दैट, बट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, नीडेड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब लाल कलर की रेड लाइट आई जिसका एनर्जी कम रहेगा तो उसका एनर्जी कितना है, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मिनिमम कितना चाहिए, 2। तो ये यहां से निकल रहे हैं ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। और फिर ये येलो लाइट, इसका कितना है, इट इज 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि मिनिमम कितना चाहिए था, 2 चाहिए, तो 0.1 ज्यादा ही है, तो
ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लू कलर के है क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और बाहर निकल के थोड़ा सा ही मूव हुआ, देखिए अब थोड़ा सा ही मूव हुआ, ठीक है। अब जब हम ब्लू कलर की लाइट डाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी है ब्लू कलर के वेवलेंथ की, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चाहिए कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जाहिर सी बात है अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एनर्जी आप ज्यादा अमाउंट की एनर्जी देते, चाहिए 2 निकलने के लिए, वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आपको चाहिए 2 लेकिन आप ज्यादा दे रहे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी उससे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। ये जो मूव हो रहा ना, इट इज मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी बचा सो एनर्जी पूरा किसको मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा रफ्तार से, ज्यादा तादाद में, ज्यादा तादाद नहीं, ज्यादा मूव हो रहे, ज्यादा रफ्तार से, इसलिए ये यही है लेकिन ये वहां तक चले गए, ठीक है। तो उस वर्क फंक्शन को अभी हम एक्सपेरिमेंटली देख लिया। अब उसका इक्वेशन क्या है, लेट्स सी इक्वेशन। वी डिनोट द वर्क फंक्शन विथ फाई, वर्क फंक्शन विथ फाई। तो फाई इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आए के मूव नहीं होना, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज work function phi by h, where h is Planck's constant क्या है, वैल्यू इसका 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये है एक्सप्रेशन वर्क फंक्शन का। और वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन अगर मान लो आपको यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी नहीं देके बोला कि इतने लैम्बडा का वेवलेंथ आ रहा, मिनिमम लैम्बडा का वेवलेंथ आ रहा, तो इन केस ऑफ लैम्बडा वर्क फंक्शन को हम कैसा लिखेंगे, hc by लैम्बडा नॉट, वेयर लैम्बडा नॉट इज द मिनिमम नहीं, इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। मैक्सिमम इसीलिए क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। देखो c इज इक्वल्स टू लैम्बडा f, c कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी न्यू से लिखेंगे, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ, कम फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ कितना होगा वो है ये, दिस इज कॉल्ड लैम्बडा, द मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन निकला। ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ मान लो 1000 है, 1000 एंगस्ट्रॉम पे निकल रहा, तो आप उसको 1001 करे तो नहीं निकलेगा। हाँ, 1000 के नीचे कितना भी रहो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन वो मैक्सिमम से और ज्यादा आप नहीं कर सकते, वो लिमिट है। और यहां पर मान लो एक 50 हर्ट्ज में निकल रहा, तो 50 हर्ट्ज में निकल रहा मतलब 51 पे भी निकलेगा, 52 पे भी निकलेगा, मगर 49 हर्ट्ज पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी, तो इस मिनिमम वेवलेंथ का नाम क्या दिए, इसको बोले थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू फाई बाई hc। वेट, ये लैम्बडा इधर hc बाई, यहां भी मिस्टेक हो गया, इट विल बी नहीं, यहां बराबर है, यहां पर वी हैव टू राइट फाई बाई h, ओके, एंड इन दिस केस इट विल बी sc बाई फाई, वेयर फाई इज वर्क फंक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं, जैसा कि एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं कैसा प्रॉब्लम कैसा आएगा वर्क फंक्शन से रिलेटेड। बोलेगा एक मटेरियल है, ठीक है, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन का वैल्यू, जैसा कि यही केस ले लेंगे, वर्क फंक्शन कितना है इसका वर्क फंक्शन है फाई इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बताइए वो कौन सा मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना। तो यहाँ ये जो रेडिएशन, ये जो लाइट आएगी, इसका लैम्बडा नॉट कितना होना चाहिए बोल के पूछा, क्या पूछा, लैम्बडा नॉट कितना होना चाहिए। तो
तो ये और मिनिमम कितना है, इतना है वर्क फंक्शन। तो इक्वेशन हम लगाएंगे लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई 5। एच सी की जगह क्या लिखेंगे, एच सी का जो वैल्यू दिया, एच सी का वैल्यू क्या है, ये एच का वैल्यू है और सी का वैल्यू क्या रहता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको अगर ये लेंथी दिख रहा है तो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दैट। इन द लास्ट क्लास मैं आपको बोला था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा। और ये लैम्बडा और इसी को क्या, सो एच सी को हम लिख रहे थे 1240 और लैम्बडा को हम नैनो मीटर में डाल रहे थे। तो ये पूरा आंसर किस में आता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये 5 को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल रहे हैं तो लैम्बडा हमको किस में आएगा, लैम्बडा आएगा हमको नैनो मीटर में। तो एचसी की जगह हम क्या लिख दे सकते हैं, 1240 और डायरेक्ट ये वैल्यू डाल दो 2, you'll get the answer। अगर आपको लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जगह अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा, so you have to apply this equation। तो यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट करें, दैट इज वर्क फंक्शन कितना है 2 अपॉन, अब ये नैनोमीटर में डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस जिसमें भी है आपको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। नाउ दिस वन 5 का वैल्यू डाल दिए अपॉन h, h इज 6.6 × 10⁻34। अरे ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको हर्ट्ज में आता है यहाँ पर, ठीक है, हर्ट्ज एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, सो यू मस्ट कन्वर्ट दिस टू इनटू, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19 जॉल। तो ये नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, विल बी 10⁻19। सो नाउ एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट, तो आपका आंसर हर्ट्ज में आएगा। और यहाँ पर अगर आपको वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम है या फिर मीटर में है तो आप चेंज कर ले सकते, कल मैं बताया उसके यूनिट्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस, राइट। नेक्स्ट थिंग, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन, अब हम आपको ये जानना है, वी वांट टू फाइंड कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, जब मैं ज्यादा दिया अमाउंट, थोड़ा एनर्जी ज्यादा दिया, जितना चाहिए उससे ज्यादा दिया, तो ज्यादा एनर्जी कहां गया। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ज्यादा एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रफ्तार से जा रहे थे। तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी किसको चल जा रही, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को चले जा रही। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए भाई, वो काइनेटिक एनर्जी आ रही कितनी। ये सिंपल सी बात है, आप दिए 10, इसको 2 चाहिए तो 2508 काइनेटिक एनर्जी को मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस यही चीज आइंस्टीन अपनी इक्वेशन में बोल रहे हैं। क्या है आइंस्टीन का इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन इज काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कितना अमाउंट दिए, यहां पर हम दिए, ये सरफेस है, ये सरफेस पे हम दिए एनर्जी न्यू फ्रीक्वेंसी का, और ये न्यू नॉट से ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलना ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला and started moving with some kinetic energy, ठीक है। तो अब हम दिए कितना एनर्जी, न्यू की फ्रीक्वेंसी दिए, मतलब एनर्जी वो हो जाएगा एच न्यू। इसमें से बाहर निकलने की एनर्जी माइनस कर देंगे, कितना बाहर निकलने की एनर्जी कितनी है, 5 है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और हमें पता है 5 का एक्सप्रेशन पता है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। You can take h common, so it will be h nu minus nu naught. So in any form आपको जरूरत पड़ सकती तो आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपको मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर जा रहा तो इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी पूछा तो सिंपली वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अब अपने को अगर उसकी वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट यू डू, यू
रिप्लेस दिस काइनेटिक एनर्जी विथ हाफ, किसकी बात हो रही, इलेक्ट्रॉन की, तो किसका मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, तो वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा इसमें, सो वेलोसिटी विल बी 2 जाएगा h के साथ, m नीचे आ जाएगा एंड न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि ये v को स्क्वायर था तो ये इट विल बिकम रूट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको फ्रीक्वेंसीज का इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको है गिवन क्वेश्चन में ऐसा है कि क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी में नहीं बल्कि लैम्बडा में दिया, ये लैम्बडा क्या सो छोटा है लैम्बडा नॉट से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, मतलब यू आर गिविंग मोर एनर्जी। तो इन दैट केस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर आपको लिखना है तो यू हैव टू राइट 2h me 1 by lambda minus 1 by lambda naught, velocity of electron in case of lambda सा कर दिया तो ठीक है, राइट। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिफोर सीइंग व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें एक सिमुलेशन देखेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इस सिमुलेशन से हमें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में बहुत आसानी होगी, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है, ठीक है। कितना टाइम है, पानी नहीं लाए, ये सिमुलेशन की मदद से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ लाइट सोर्स है और ये जो प्लेट का हम जिक्र कर रहे थे वो प्लेट ये है, और इसमें हमें कंट्रोल दिया गया कि इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, और यहाँ से हम वो लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना इज नथिंग बट हम एनर्जी चेंज कर रहे हैं। अगर लाल कलर की लाइट, रेड कलर की लाइट इसमें से आ रही, मतलब उसकी एनर्जी कम है। जैसे जैसे हम इधर से इधर मूवेंगे, हम जो ये एनर्जी लाइट गिरी उसकी एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आते तो ये हमको इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव होंगे तो दे विल जनरेट, दे विल प्रोड्यूस करंट। तो यहां पर हम वो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो टारगेट है यहाँ पर, ये कौन सा टारगेट है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। अलग अलग मटेरियल्स है, ठीक है। सोडियम है यहाँ पर अभी फिलहाल, राइट। नाउ विल स्टार्ट, कुछ इंटेंसिटी ले लेंगे लाइट की, कौन सी, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, कौन सा भी हम अभी पहले एनर्जी हम कम रखेंगे, ठीक है। रेड कलर की लाइट, ऑरेंज है ये, कुछ इंटेंसिटी रख देंगे, राइट। 34 इंटेंसिटी है। तो लेट्स सी कि अभी हम जो लाइट इस पे डाल रहे हैं, फोटोन इतना कैपेबल नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे मटेरियल से। अगर हम
मतलब जो भी वर्क फंक्शन का इसका वैल्यू है वी आर प्रोवाइडिंग लेस देन दैट, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे। सो स्लोली हम इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा मटेरियल से, और थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी भी इनफ नहीं है, और थोड़ा, अभी भी नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन, और थोड़ा। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। देखो इलेक्ट्रॉन आ भी, निकला भी और मूव भी हो रहा है, इसका मतलब जो मिनिमम वर्क फंक्शन का जो वैल्यू होता है मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही प्रोवाइड कर दिया। थोड़ा इसका कंट्रोल बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा भी इधर मूव करे तो ज्यादा उधर इधर चल जा रहा है, इसलिए मैं वो एग्जैक्ट वो वाला वैल्यू नहीं ला पाऊंगा जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए। तो बाहर आने के बाद दे आर मूविंग। सो अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा इसकी तादाद, इसका नंबर किस चीज से बढ़ जा रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं सो यू विल सी दैट इंटेंसिटी में बढ़ा दिया, देखो कितने कम आ रहे थे, अब ज्यादा नंबर ऑफ, ज्यादा एक्चुअली वर्क फंक्शन ये मूव कर दिया था ना इसलिए ये नहीं आ रहे, थोड़ा इधर ना इंटेंसिटी ज्यादा है अब, और वी आर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर बिकॉज वी हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी। मोर द इंटेंसिटी मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये ऐसी बात है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते, और अभी मैं थोड़ी देर पहले पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन कब बढ़ रहे, नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ने से। तो इंटेंसिटी बढ़ी, फोटॉन बढ़े, फोटॉन बढ़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, राइट। अब यहां पर एक है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल के एक चीज, क्या चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर हम एक नेगेटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन इस इधर मूव हो रहे, सो वी विल प्रोवाइड, ये एक हम, अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव में, इधर वोल्टेज को इधर पॉजिटिव में बढ़ाया तो होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे क्योंकि यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां पर मूव होगा। अगर मैं ये नेगेटिव वोल्टेज दिया तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा नेगेटिव साइंस, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और यहां पर आएगा पॉजिटिव, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन विल गेट रिपल्ड बाय दिस प्लेट। सो उस वजह से क्या, सो इसकी रफ्तार थोड़ी स्लो होती। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा वोल्टेज होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाएगा, जिसपे करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो कितना वोल्टेज है, हम यहाँ वोल्टेज हल्लू हल्लू बढ़ा दे रहे तो क्या होता है, नेगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगा उसके चार्ज इनटू यहां पर दिया सो वोल्टेज, क्योंकि चार्ज इनटू वोल्टेज इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू वोल्टेज। ये v वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है। तो यहां पर अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर का अमाउंट का एनर्जी दे दिए तो ये क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाता, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जिसपे इलेक्ट्रॉन, तो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल को ये के ई इज इक्वल्स टू क्या है, ई इंटू वी नॉट। ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि वो नेगेटिव वोल्टेज जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलता है लेकिन मूव नहीं होता, ठीक है। नाउ इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वी कैन राइट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। सो और
इसका और एक फॉर्म भी है, यू कैन राइट इट एज, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू h nu minus h nu naught. So here you can get the expression of maximum stopping voltage in terms of given frequency or threshold frequency. h कॉमन निकालिए तो h अपॉन e, h अपॉन e, ये e काइनेटिक एनर्जी का इधर आ गया. सो न्यू माइनस न्यू नॉट. सो दिस इज हाउ, ये भी एक तरीका है काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का. नाउ इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आल्सो यू कैन रिप्रेजेंट h बाय दिस. सो जब हम लैम्बडा पुट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लैम्बडा पुट करा ना मैं, वी हैव टू टेक c, यहाँ पर c भी लेना पड़ेगा. इट विल बी hc. जब हम न्यू को लैम्बडा में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक c भी आएगा. माई मिस्टेक, यहाँ पर c आएगा वहीं एक ही जगह, राइट. सो सिमिलरली यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी को लैम्बडा में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर एक c आएगा. इट विल बी 1 बाई लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा नॉट. ठीक है, राइट. नाउ अभी ग्राफ्स, इसमें जो ग्राफ्स रहेंगे, बिफोर गोइंग टू द ग्राफ पार्ट, आप कौन सा भी ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर पाओगे अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ लो. ये अगर ये आप याद कर लिए, ये समझ में आएगा तो आपको कौन सा भी ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर सकते, और कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में. इंटेंसिटी है लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और करंट है, जो फोटो करंट, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से जो करंट आ रहा है वो करंट भी एक चीज है, और यहाँ पर वोल्टेज जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वोल्टेज भी है. तो ये 3-4 चीजें हैं. तो इनमें किसी का भी किसी के साथ ग्राफ पूछ सकता. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली फ्रेम होते हैं वो ग्राफ से फ्रेम होते हैं. इसीलिए हमको कौन से फिजिकल क्वांटिटी का किसके साथ ग्राफ कैसा आने वाला है हमें पता होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई बिफोर गोइंग टू ग्राफ, आप मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक को अच्छे से समझिए. अगर ये ट्रिक आप समझिएगा तो यू कैन इजीली प्लॉट any graph, or you can easily identify which graph is correct or which graph is wrong, right. तो देखिए, अगर मैं लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, so I'll see E is equals to h न्यू. फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो लाइट की क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी. तो यहां हम लिख सकते हैं कि एनर्जी, और एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बढ़ जाएगी. और एनर्जी बढ़ गई मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी. और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो अभी हम देखें एक एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई वी नॉट. तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से जा रहा तो उसको रिवर्स में अगर हमको रोकना है, सेम अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो वी मस्ट प्रोवाइड मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा. ठीक है, नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा. और क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, राइट. और देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन्स नहीं बढ़ते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन्स नहीं बढ़ते, मगर जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ट्रिक इज इंटेंसिटी. लाइट की इंटेंसिटी जब आप बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती. इंटेंसिटी बढ़ा तो लाइट जरा चमकदार, ज्यादा ग्लो करेगा. तो इसका मतलब the number of photons are increasing. What is increasing? Number of photons are increasing. तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं. क्या बढ़ जाते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स. और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से, जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक फोटोन विल गिव यू एक इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग के लाइट हैज पार्टिकल नेचर. यहाँ पर इसीलिए नंबर ऑफ क्या बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे मेटल सरफेस से वो भी बढ़ जाएंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज, तो चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ गया मतलब फोटो करंट, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट आएगा, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ये चीजें अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो यू कैन प्लॉट द ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली ग्राफ्स में से क्वेश्चन आता है और वो 3 इक्वेशन, एक आइंस्टीन का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, या फिर स्टॉपिंग वोल्टेज के पास से, या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास से, और यहां से ग्राफ से क्वेश्चंस। तो जितने भी इक्वेशन ज्यादा नहीं है, कुछ ही इक्वेशन को थोड़ा अलग अलग फॉर्म से हम लिखते हैं, इक्वेशन कुछ ही इक्वेशन से, ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, और ग्राफ्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द ग्राफ्स। जैसा कि यहां पहला ग्राफ, व्हाट वी हैव यहां पर एक्स एक्सिस पे, इसमें तो नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ग्राफ में कौन सा चीज क्या है नहीं दिख रहा है, बट द सेकेंड ग्राफ वी हैव एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। सो पहले हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करें। जैसे जैसा एनर्जी बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो एनर्जी बढ़ेगी। ये क्या है? E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू बोलो या फिर F बोलो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग, इन दिस इंटेंसिटी बढ़ाने पर व्हाट इज इंक्रीजिंग, क्या है ये? अनएबल टू सी दैट। करंट, अगर हम यहां पर करंट ले लेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ेगा, लीनियर रिलेशन, इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ेगा, और ये भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ेगा। नेक्स्ट, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये क्या है? एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, वेट, फ्रीक्वेंसी एंड फोटोन की एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। सो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़े, ये वर्क फंक्शन का वैल्यू है, यहाँ से ये F0 का वैल्यू है। जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एनर्जी भी बढ़ेगी। नाउ इन द नेक्स्ट ग्राफ, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, ये है पोटेंशियल ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पहला जो केस है, इसके अंदर जो हम इंटेंसिटी है, 3 केसेस है, 3 किस्म के रेडिएशन जा रहे हैं। इन तीनों किस्म के रेडिएशंस में सबका इंटेंसिटी सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम हो, ये 3 ये 4 ये 2 ये 3, इंटेंसिटी सेम हो तो सबका करंट सेम होगा। दैट्स वाई ये यहाँ पर सबका जो सैचुरेशन करंट यानी कि आप इंटेंसिटी ऐसा उम्मीद ना करो कि इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा और करंट दबा के आते रहेगा, एक सैचुरेशन लेवल उसका रहता है, मैक्सिमम वैल्यू रहता है। तो ये वो है। और जैसा जैसा हम ये वोल्टेज है, देखो वोल्टेज, हम वोल्टेज कम करें और करते करते नेगेटिव में कर दिए, तो यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्या सो हम रेडिएशन दे, ν1 यहाँ पर दिया फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ν3 की है। तो जिसका ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा इज प्रोपोर्शनल टू, ग्राफ में क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है। स्टॉपिंग यानी कि रुकाने के लिए नेगेटिव में लगाना पड़ता। तो वो पोटेंशियल जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, तो इसको रोकने के लिए इसका करंट देखो वाई एक्सिस पे जो करंट है उसका वैल्यू 0 हो रहा, वो 0 बनाने के लिए इसको बहुत ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। अब उसके बाद कौन है? ν2। तो ν2 को थोड़ा उससे कम,
सबसे कम किसकी फ्रीक्वेंसी है? ν1, इसलिए ν1 की थोड़ा और कम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर हम देख सकते हैं इस ग्राफ से, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब अगर आपको ये याद है बात, और आपको ये बात भी याद थी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वो इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाँ, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला इंटेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटी सेम है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इसलिए फोटो करंट सेम, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन दिस केस देखो सबका इंटेंसिटी सेम नहीं है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका है? I3 का सबसे ज्यादा है, I2 उसके बाद है, और सबसे कम इंटेंसिटी किसका है? I1 का। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, या फिर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स नहीं बोला जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखो यहां मिस्टेक होगा एक, इंटेंसिटी वेट, इंटेंसिटी, राइट राइट, वेरी गुड, यहां सही है, इंटेंसिटी इज, अब मैं ध्यान दे रहा हूं किस पे? इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे तो फोटो करंट ज्यादा आएगा। ठीक है, ये बात भी है, अगर ऐसा एक के बाद एक जाना चाहे तो भी हम जा सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाए तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो करंट भी उसका ज्यादा। तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? I3, तो I3 किधर आया ना? सबसे ऊपर, क्योंकि ये y एक्सिस पे क्या है? करंट है, तो ये वाला ग्राफ किसका है? I3 का। उसके बाद ये वाला किसका होना चाहिए? I2 का होना चाहिए, और ये वाला किसका होना चाहिए? I1 का होना चाहिए। अब सबका क्या सो फ्रीक्वेंसी सेम है, I1 ν1 इज इक्वल्स टू ν2 इज इक्वल्स टू ν3, तो सबका फ्रीक्वेंसी सेम, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई सारे क्या सो एक ही पॉइंट पे इनका करंट जीरो हो जा रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो जाता है, तो सब एक ही पॉइंट पे रुक जा रहा है। ठीक है, राइट। देखिए कितना टाइम हो उस पे, देखिए टाइम बोलो। थोड़ा पॉज करो, पॉज। Now, so this was all about photoelectric effect. तो कौन सा भी ग्राफ रहो, कुछ भी रहो, आपको इस चीज को अच्छे से याद करना है। यू कैन सॉल्व एनी ग्राफ। ठीक है, राइट। नाउ विल मूव ऑन टू मैटर वेव्स। देखिए मैटर ऑल्सो हैज डुअल नेचर। मैटर पार्टिकल जैसा बिहेव करता, वो तो आम सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात तब है जब मैटर भी वेव जैसा बिहेव कर रहे। तो असल में ऐसा होता है कि मैटर भी वेव जैसा बिहेव करता है, लेकिन इस वेव को अपन हर वो पार्टिकल को नहीं देख सकते। जैसा मैं भी एक मैटर से बना हुआ, एक मैं भी एक बंदा, तो मैं वेव जनरेट कर रहा बोल के आपको कहां दिख रही मैं से वेव? नहीं। तो ये सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स को, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ऐसे क्वांटम लेवल के पार्टिकल्स के लिए ही आपको एक ऐसा वेवलेंथ लैम्बडा का वैल्यू जो आप फील कर सकते हैं, जो जिसका अमाउंट आप बोल सकते हैं कि इतना अमाउंट का वेवलेंथ आ रहा बोल के बोल सकते हो, तो वो वेव जैसा बिहेव करेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो इस थ्योरी को कि मैटर वेव जैसा भी बिहेव करता है was given by डी ब्रोगली, और इन्हों इसका एक एक्सप्रेशन दिए, दैट इज लैम्बडा। इन्हों बोले कि अगर कोई भी वेव, कोई भी पार्टिकल जैसा कि जिसका मास m है और हैविंग सम वेलोसिटी, इट विल एसोसिएट अ वेव, इट विल एसोसिएट अ वेव। तो अब उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन इन्हों दिए।
सो एक्सप्रेशन क्या है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। h क्या है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p इज मोमेंटम, p is momentum. So this is the expression given by de Broglie for finding the wavelength of particle matter जिसका कुछ मास m है और जो v वेलोसिटी से मूव हो रहा। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन नीट और जेई में इतना आसान इसमें से नहीं आएगा कि सिंपली आपको मास दे दिएगा, वेलोसिटी देगा, लेट्स फाइंड द डी ब्रोगलीज वेलोसिटी, इतना आसान नहीं होगा। कुछ अलग अलग सिचुएशन रहेगा, लाइक आपको उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी देके बोलेगा कि पता करो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर ऐसा बोलेगा कि ये पार्टिकल को, जैसे अभी हम देखे थे, कोई भी पार्टिकल को क्या जैसे कि चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, अगर ये किसी पोटेंशियल में रख दिए, किसी पोटेंशियल में ये रख दिए तो इट विल स्टार्ट मूविंग, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट होती है इनके बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसके ऊपर इट विल स्टार्ट मूविंग। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है इन्हें, इसका चार्ज इनटू, तो अब यहाँ पर मूव कर रहा, मूव मोशन में है पार्टिकल, तो इसका भी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला जा सकता है। तो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या नॉर्मल पार्टिकल जो भी है, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में मोशन में है, तो उन सारे सिचुएशन में हम उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए कैसा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाइड वे में कैसा लिखा जाएगा ताकि हम डायरेक्ट फार्मूले में बहुत इजीली कैलकुलेशन के साथ आंसर ला सकें, वो देखेंगे हम। ठीक है, हर वो क्वांटम पार्टिकल जो मोशन में है उसके लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे, समझ के चलिए। अब इवन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव होता नहीं, दैट मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, वो भी डी ब्रोगली वेवलेंथ जनरेट करेगा। तो उस डी ब्रोगली वेवलेंथ का वेवलेंथ कितना होगा, वो उस पार्टिकल से जनरेट होने वाला वेवलेंथ कितना रहेगा, वो भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ आई नीड टू हैव एम्प्टी पेज, चलिए इधर से। सो फर्स्ट थिंग, सबसे सिंपलेस्ट आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि वेलोसिटी दे दिया आपको और उसका मास दिया, वेलोसिटी इज गिवन एंड मास इज गिवन, तो उसका आपको निकालना पड़ेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सिंपलेस्ट केस, मैं पहले सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सिचुएशन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास आपके पास है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो देन फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या करोगे आप इन दैट केस? इन दैट केस आप लोगे मोमेंटम को आप रिप्लेस कर दोगे एम वी से, सो द इक्वेशन विल बी एम एच बाई एम वी। द नेक्स्ट केस, अगर आपको बोला जाए कि द पार्टिकल इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी और इसका मास एम है, इन दैट केस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा h बाई अंडर रूट 2m/ke। यहां पर हम इस्तेमाल करें मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m/ke। फर्स्ट ईयर में भी देखे थे हम ये एक्सप्रेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, नाउ अगर आपको ये बोला जाए कि ये इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, एक v पोटेंशियल है, ये v वोल्टेज बोलो पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज में मूव हो रहा है, तो इन दैट केस उसका वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ निकालो बोल तो क्या करना है, h बाई अंडर रूट 2m मास इनटू, अब ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप रिप्लेस कर देंगे विथ q v से, वेयर v इज नॉट वेलोसिटी, v इज द पोटेंशियल, तो यहाँ रख देंगे काइनेटिक एनर्जी का q e। ठीक है, नाउ अगर ये पार्टिकल, इट्स अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल किस पार्टिकल को बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यानी कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी अब
उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है v, इट इज अप्रोक्सीमेटली करीब करीब c के करीब करीब है उसकी वेलोसिटी। इन दैट केस आपको उसका लैम्बडा, ये जो मास है, इस मास को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ आएगा m नॉट और ये अपॉन का ऊपर चल जाएगा, इट विल बी 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और ये m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास, यानी कि जो बॉडी मूव हो रही है जब उसका मास कितना रहेगा, m रहेगा, और जब वो रेस्ट में रहती है तो उसका मास कितना है, m नॉट है। क्योंकि इस इक्वेशन की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल मोशन में है उसका मास वही नहीं रहता, इट विल चेंज। लेकिन ये जो नॉर्मल वेलोसिटीज जो है कार की, बाइक की, ये छोटे छोटे वेलोसिटीज, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा, उन वेलोसिटीज के लिए मास रिमेन्स सेम। ठीक है। नाउ अगर ये पार्टिकल nth ऑर्बिट में है, न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल है जिसका मास m, ये एक nth ऑर्बिट में है, रिवॉल्व हो रहा न्यूक्लियस के अराउंड, तब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ उसका कितना रहेगा, तब उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा, इट विल बी h अपॉन अंडर रूट 2m। तो ये जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो हम लिख रहे हैं, वो एनर्जी की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब वी विल राइट एनर्जी कहता 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। सो ये n जो स्क्वायर है ना, नीचे ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये n यहाँ पर आ जाए। यहाँ देख सकते हैं आप कि अगर ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये चार्ज पार्टिकल मूव होता है विथ फोर्स विच इज Q इंटू E। तो मोमेंटम विल बिकम, तो यहां पर हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो यहां इसका आएगा अंडर h बाई p की जगह क्या लिख देंगे, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स कितना है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पास फोर्स रहेगा Q इंटू E, और ये टाइम। वन लास्ट इज देयर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा, एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है। इस सर्कुलर मोशन में हम यहां पर अगर इसका मोमेंटम देखें तो mv इज इक्वल्स टू q, ये रेडियस इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। सो mv की जगह हम यहां क्या लिख देंगे, QRB। These are the formulas of de Broglie's wavelength in different situations. अभी यहां पर ये वाली इक्वेशन अगर आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं इस पोटेंशियल में, किसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो मास कांस्टेंट हो जाएगा, me ले लेंगे, चार्ज भी उसका कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, तो कुछ एक नंबर आएगा बस, बाकी सब हटा देंगे हम, कुछ नंबर लिख देंगे उनकी जगह और बचेगा सिर्फ वोल्टेज। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू राइट 12.27, और ये आंसर आपको आएगा वेवलेंथ का इन लैम्बडा, किसमें आएगा, सॉरी इन एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये लैम्बडा आपको किस में आएगा, इन एंगस्ट्रॉम व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको ये आप अप्लाई कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल पे, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, तो ये अंडर रूट वोल्टेज ऐसा ही रहेगा। अल्फा पार्टिकल के लिए अल्फा पार्टिकल का मास
अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ये सब नॉन होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट 0.101 इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम। और कौन से पार्टिकल्स रहेंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन, इन केस ऑफ ड्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये अल्फा पार्टिकल के लिए, और ये हो रहा अब ड्यूट्रॉन के लिए। इन केस ऑफ ड्यूट्रॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.202 अपॉन अंडर रूट वोल्टेज, और ये भी आंसर आपको किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ठीक है, और कोई बचा? वन मोर थिंग, इफ यू हैव प्रोटॉन, कौन है? प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन आए, प्रोटॉन और डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर गैस मॉलिक्यूल का भी निकालना है, गैस मॉलिक्यूल का भी निकालना है, आफ्टर द प्रोटॉन हम गैस मॉलिक्यूल का करेंगे। सो इन केस ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सो इन केस ऑफ प्रोटॉन यू हैव टू राइट सेम, ये अंडर रूट लैम्बडा, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, ये पोटेंशियल रहेगा, और हियर यू विल हैव 2, 7, 8, 6 में से 7 हटा के 2 लिख लेना बस यहाँ पर, 2, 8, 6। ठीक है, और ये वैल्यू भी आपको एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, और V आपको वोल्टेज में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ द लास्ट इक्वेशन जो और एक है, जब इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात कर रहे हैं किसी गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, इस गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ टेम्परेचर T है। कितना टेम्परेचर है? T टेम्परेचर है, तो और इनका मास m है, m मास है मॉलिक्यूल्स का। तो इन दिस केस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल का जो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ आएगा वो आएगा h अपॉन अंडर रूट 3m kBT, वेर kb इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। kb क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मैटर वेव का वेवलेंथ निकालने में काम में आएंगे इन एवरी सिचुएशन। सो इनसे हटके नीट और जेई में इन सारे फॉर्मूले से हटके आपको कुछ नहीं पूछेगा। सारे फॉर्मूले से आपको याद रखना है, ऑलमोस्ट सेम ही है सब में, खाली आपने को बेसिक इक्वेशन, ये इक्वेशन पता है तो अपन ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन पता है तो अपन ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन पता है तो ये लिख सकते हैं। ये वाला एटम्स में पढ़ते हैं तो उसकी मदद से, ये अभी एटम्स नहीं पढ़े इसलिए नहीं मालूम, ये याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन की मदद से ये, अलबत्ता इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी उसकी मदद से क्या हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, मैग्नेटिज्म की मदद से ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और ये वाले वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इन सब के लिए। नाउ कितना टाइम है देख? राइट, ओके, विल सॉल्व कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अब। ठीक है, जैसा कि अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। देखिए इस टाइप के फॉर्मूले में क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, सिंपली आपको क्या दे देगा? मास दे देगा, वेलोसिटी देगा, ऐसा कर। इसके उसमें काइनेटिक एनर्जी देता, लेकिन उसके बावजूद भी ये फॉर्मूला ऐसा अप्लाई नहीं करना। अप्लाई करें तो आंसर आता, काइनेटिक एनर्जी दिया, मास दिया, आप ऐसा कर सकते हैं। मास नहीं देके दिल से के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ ऐसा नाम बोला तो उस हिसाब से मास हम पुट कर ले सकते हैं, यार क्वेश्चन में भी देगा उसका मास। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी पूछा, उसके बावजूद भी काइनेटिक एनर्जी दिया, उसके बावजूद भी ये इक्वेशन मत लगाइए। व्हाट यू डू इंस्टेड, अब उन्हें बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया, तो यहां से खामोश यहां आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी दे दिया, अब बोलेंगे सर वोल्टेज ही नहीं दिया, वोल्टेज देता तो मैं ये इक्वेशन लगाता था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप यहां लगाओगे ना इक्वेशन तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, एच सॉल्व करना पड़ेगा, मास को रखना पड़ेगा। तो व्हाट यू डू इज, ये दिए गए काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी लिख दो, फिर ये E को यहां पर डिवाइड कर दो, तो जो आने वाले वोल्टेज को यहां डाल दो, इट विल बी मोर सिंपलर, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
राइट, ये भी इक्वेशन डायरेक्ट अपने को लगानी नहीं है इसमें भी, इसके बदले ये इक्वेशन याद रखने के बदले आप ये सब याद रख रहे हैं ऑलरेडी। इसमें क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक है, अपन पढ़ रहे सो मैकेनिक्स, जो ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को इन्वॉल्व होता है इसमें, इसलिए इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, ठीक है, राइट। और ये वाला भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अब। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस एंड मोमेंटम क्या है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, इतने एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ दे दिया, विल बी मोमेंटम कितना है बल्कि पूछ रहा। सो कौन सा इक्वेशन लगेगा इसके अंदर, क्या बोल रहे हैं आप, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p, द मोमेंटम ऑफ फोटोन p is equals to h by lambda, lambda is given, h कितना आएगा 6.6 into 10 to the power minus 34, ठीक है, अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में है तो इसको अपन SI यूनिट में पुट करेंगे मीटर में, सो इट विल बी 500 एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम is equals to 10 to the power minus 10 मीटर, तो ये आएगा 10 to the power minus 10, ठीक है। Solve this, you'll get the momentum. Now next, green light and red light have the same power, दोनों का क्या सेम है कहते, पावर सेम। ये क्वेश्चन जरूर नहीं है, जस्ट मैटर वेव के बाद वाला नहीं है, ये क्वेश्चन ड्यूअल नेचर में से है, ठीक है। ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग द सेम पावर, दोनों का पावर सेम है, पावर ऑफ ग्रीन इज सेम एज पावर ऑफ रेड बोल के बोल रहा हूं। देन विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज NE बाई T, तो यहां लिख लीजिए ग्रीन के फोटॉन्स, ग्रीन के नंबर ऑफ फोटॉन्स को ऐसा बोल देंगे, एनर्जी किसकी, ग्रीन की, अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखेंगे अब, अगर एनर्जी में कंफ्यूजन हो रहा भाई लाल की एनर्जी ऐसा, एनर्जी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में देख ले सकते हैं और आसान हो जाता, h न्यू अपॉन t में लिख लेंगे h न्यू, तो ये तो सेम रहेगा, और ये इसकी जगह क्या है ग्रीन का फ्रीक्वेंसी। देन रेड के लिए रेड इस्तेमाल करेंगे, अच्छा दिखेगा, n रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, रेड का फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, रेड का कम है एज कंपेयर टू ग्रीन का, ग्रीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कहाँ है ये इक्वेशन, विल सी दिस, Ng अपॉन Nr इज इक्वल्स टू Vr अपॉन Vg, इनवर्स रिलेशन, तो उतना ही अमाउंट का एनर्जी, तो भाई क्या होगा उसका नंबर, अगर भाई ऐसा हो जाए कि इसमें इसका किसका ज्यादा आ जा रहा, हाँ ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है तो ये नंबर छोटा होगा, Ng विल बी लेस एज कंपेयर टू Nr। भाई कम नंबर के फोटोन मिलके उतनी एनर्जी दे रहे, जिससे यहाँ पर बहुत वाले नंबर मिलके उतनी एनर्जी दे रहे, ये एक दो क्या सो इसके 100 पे भारी पड़ रहे, बोले इसी बात होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो 4 फोटोन मिलके जितनी एनर्जी रेड में ग्रीन में दे रहे, 10 फोटोन मिलके रेड में दे रहे, क्या बात समझ में आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, एनर्जी निकालना है, क्या दिया
व्हाट इज द एनर्जी जॉल में चाहिए एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ, राइट, ये वाला इक्वेशन 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर, और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका और एक फॉर्मूला भी दिया मैं, इसका और एक फॉर्मूला क्या है, व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो एक जीरो बढ़ा दो 12400 कर दो। इस हिसाब से लैम्बडा कितना है डाल दीजिए यहां पर 12400 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है, लैम्बडा इज 4000 एंगस्ट्रॉम, तो डायरेक्ट नो नीड टू कन्वर्ट, हाउ मच 4000 डाल देंगे, यू विल सॉल्व, यू विल गेट द एनर्जी। अब ये आंसर किस में आता, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, तो इसको इन्हों किस में होना बोल रहे हैं, जॉल में, तो कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। ठीक है, सो और कुछ है क्या प्रॉब्लम इसके, ठीक है, राइट, सो दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज।